हेलो, मेरा नाम चिराग गौर है। मैं आईआईटी भिलाई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमटेक कर रहा हूँ और मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 10th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। हमने लास्ट चैप्टर में क्या देखा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड इलास्टिक मॉड्यूली। वहाँ पर हमने सारी बात की थी सॉलिड को लेकर। वहाँ पर रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट देखा था हमने, सॉलिड का कॉन्सेप्ट देखा था। बस इस चैप्टर में हमें क्या करना है, फ्लूइड्स के बारे में जानना है। पहले तो यही जानना है कि फ्लूइड्स किसे कहते हैं और फिर इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी हो सकती हैं वो हमें जाननी है। तो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ प्रेशर, देन फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। सो इन दिस पार्ट एक्चुअली वी विल कवर ओनली starting two thing, introduction and pressure. Till this part of this chapter, this is a long chapter. Mechanical properties of fluid is a very long chapter. In first part we will cover only hydrostatics. What is hydrostatics? Hydrostatics is when the fluid is at rest. So we will cover in this part only hydrostatics. So let's see how fluid behaves when it is static. So अभी हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोस्टैटिक्स हम डील करेंगे इस चैप्टर में, ये सारी चीज़ें हैं। और हमने रिकैप्चुलेट किया कि हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। फिर हमने ये देखा कि इसमें हम इंट्रोडक्शन और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनसे हमें पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ फ्लूइड? फ्लूइड किसे कहते हैं? फ्लूइड जो है हमारे सॉलिड से कैसे डिफरेंस होता है कि वो फ्लो कर सकता है। फ्लो करने का क्या मीनिंग है कि वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस किसे बोलते हैं? शियर स्ट्रेस बोलते हैं किसी काटने वाला स्ट्रेस। किसी चीज़ को अगर हमें काटना है तो उसे शीयर करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में देखा था, हमने जब बुक को शीयर किया था। तो उसी हिसाब से हमें क्या करना है, इसमें हमें पता करना है वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू शीयर। अगर आप किसी फ्लूइड को, उसकी कोई फॉर्म नहीं होती, आप जिस फॉर्म में उसको डाल दोगे वो उसी में ही कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो शीयर स्ट्रेस को झेल नहीं सकता। वो किसी की भी फॉर्म ले लेता है, उसको वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ शीयर स्ट्रेस को भी वो झेल नहीं सकता, वो फ्लो कर जाता है। सो इन दिस वे सॉलिड से डिफरेंट है, ये सब फ्लूइड्स होते हैं। तो हमारे जनरली फ्लूइड्स में हम क्या देखेंगे, गैसेस एंड लिक्विड एंड गैसेस। सो लिक्विड और गैसेस में मेजरली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है? दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ्लूइड्स, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। सो आप कंप्रेसिबल फ्लूइड्स क्या होते हैं? गैसेस जो कि प्रेशर के साथ कंप्रेस हो जाएं। कंप्रेस का मतलब उनके साइज़ में जो उनका वॉल्यूम था वो चेंज हो जाएगा। सो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स क्या हैं? जैसे कि वाटर, ऑयल्स, अगर उन पर हम प्रेशर डालेंगे तो वो इतना माइन्यूट उनमें वॉल्यूम चेंज होगा जो कि कंसिडरेबल नहीं है, जो कि न के बराबर है। तो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। सो ये बात रही गैसेस और लिक्विड के बीच में डिफरेंस और व्हाट इज़ कंप्रेसिबिलिटी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर हमने बहुत बार सुना है, लेकिन एक्चुअली में साइंटिफिकली व्हाट इज़ प्रेशर? सो एंड व्हाट प्रेशर इज़ समथिंग टू डू विद एरिया के साथ इसका क्या रिलेशन है? प्रेशर का मतलब क्या है? इधर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक छोटी सी पेन है और आप उसको अपनी स्किन पर लगा रहे हैं और उस पर हल्का सा ही फोर्स डाल रहे हैं, तो वो आपको पियर्स कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगी आपकी स्किन को। वहीं अगर आप
ऐसे हाथ रख के उससे भी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो पेनिट्रेट नहीं कर रहा, आपको दर्द नहीं हो रहा और वो उसके अंदर नहीं घुस रहा आपका हाथ। तो ऐसा क्या हो रहा है, जो पिन है उसका सरफेस एरिया जिस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, उसकी जो पॉइंट है उसका सरफेस एरिया बहुत छोटा है, और वहीं आपके हाथ का जो उतनी ही फोर्स लगाने पर उसका एरिया ज़्यादा है। तो हम कह रहे हैं कि जो पहला केस है उसमें प्रेशर ज़्यादा लगा है और जो दूसरा केस है उसमें प्रेशर कम लगा है। तो ये मोटे मोटे रूप से प्रेशर ये चीज़ है समझने के लिए। तो प्रेशर को अगर मैथमेटिकली साइंटिफिकली अगर बोलें तो इसको जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर होता है उसको हम नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जिस एरिया पर वो लग रही है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। तो एरिया के साथ इसका ये रिलेशन है, पर यूनिट एरिया या जिस एरिया पर नॉर्मल फोर्स लग रही है उस चीज़ को हम प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल फोर्स इन फ्लूइड, ये क्या चीज़ होती है कि अगर हम आगे देखेंगे पास्कल्स लॉ में देखेंगे नॉर्मल फोर्स इन फ्लूइड में अगर आप कोई बॉडी सबमर्ज्ड है तो उस पर फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में ही लगेगी अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है। अगर उस पर दूसरे डायरेक्शन अगर पॉसिबल होता तो फ्लूइड खुद ही फ्लो करने लग जाता, क्योंकि वो शियर स्ट्रेस को झेल नहीं सकता। तो लेकिन फ्लूइड तो स्टेशनरी है, अभी अगर हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो है वो फ्लूइड हमेशा जो फ्लूइड में प्रेशर लगता है वो नॉर्मल ही डायरेक्शन में लगता है। नॉर्मल मतलब ऑर्थोगोनल डायरेक्शन 90 डिग्री। अगर ये चीज़ अगर फ्लूइड में है तो इस पर हमेशा प्रेशर नॉर्मल ही डायरेक्शन में लगेगा, 90 डिग्री पर लगेगा। हाउ कैन यू मीज़र प्रेशर? प्रेशर को हम कैसे मीज़र कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है और दिखाया हुआ है। जैसे कि फ्लूइड में प्रेशर की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा कंटेनर है और जो ये आपको क्यूब दिख रहा है ये बहुत ही छोटा है, ये बस आपको दिखाने के लिए ये एक एलिमेंटल एरिया है जो कि आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया हुआ है, वो मान लीजिए बहुत छोटा है। अगर आपको उस चीज़ पर प्रेशर निकालना है तो एक सिंपली क्या कर सकते हैं, जो ये आपको राइट में यहाँ पर सिलेंडर दिख रहा है, इसमें अगर यहाँ पर एक स्प्रिंग होती तो क्या होता है, जो अगर हम इस सिलेंडर को, इस डिवाइस को जिस पॉइंट पर हमें प्रेशर निकालना है उस पर ले जाएं, जैसे कि हम अपने इस क्यूब पर ले जाएं, तो आपको जो नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल, अभी हम आगे देखेंगे कि प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, प्रेशर का कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता है। तो प्रेशर सभी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है एक पॉइंट पर, तो इसका कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम इस स्प्रिंग को देखेंगे और इसका अगर इस पर फोर्स लगेगी और अगर इसका कुछ एरिया है तो वो प्रेशर क्वांटिटी हमें देगा, और जो ये डिफॉर्मेशन होगा, इस कंप्रेशन होगा इसमें, तो उस कंप्रेशन को हम कैलिब्रेट करके रखेंगे कि कितने कंप्रेशन पे हम कितना प्रेशर बोलते हैं, तो इस हिसाब से हम इस प्रेशर को निकाल सकते हैं। फिर इधर एवरेज प्रेशर की बात हमने पहले ही कही थी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया जिस पर वो काम कर रहा है। अगर वहीं आगे वाले एक्सप्रेशन में है कि अगर आपका जो एरिया है बहुत ही छोटा है तो आपको लिमिट की टर्म्स में आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बात रही इसकी यूनिट की, तो आपको स्ट्रेस की यूनिट लास्ट चैप्टर में आपने देखी होगी। स्ट्रेस क्या होता था, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, लेकिन उस फोर्स का एक डायरेक्शन होता था। आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा था, वहाँ पे फोर्स का एक डायरेक्शन होता था। यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर उसके ऊपर एरो नहीं लगा हुआ है, उसका एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। तो इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी बोलते हैं। और आपने फिज़िक्स के 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में सीखा होगा दिस डायमेंशनल एनालिसिस। अगर आप इस डायमेंशन को देखेंगे, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी स्ट्रेस के लिए भी डायमेंशनल एनालिसिस का ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। वाई प्रेशर इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रेस जो था वो भी फोर्स ओवर एरिया था, लेकिन वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी था स्ट्रेस।
लेकिन ये जो है आपका प्रेशर सेम इसकी यूनिट होने पर भी वाई इट इज़ स्केलर। इस वेक्टर हम किस चीज़ को बोलते हैं, जिसके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसका एक डेफिनेट डायरेक्शन भी होता है कि वो किस एक डेफिनेट एक वो पॉइंट करता है कि किस डायरेक्शन में उसको लगना है, उसको हम क्या बोलते थे, वेक्टर क्वांटिटी। बट यहाँ पर प्रेशर जो है हम आगे आगे बहुत सारे बार इसको देखेंगे कि उसका एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, इस वजह से हम उसको एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो अभी बात आती है कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर में हम प्रेशर फील कर रहे हैं उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जगह जगह पर चेंज होता रहता है। आप पहाड़ पर चले जाएंगे तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, हाइट के साथ प्रेशर कम होता है अर्थ पर। उसी हिसाब से अगर जनरली देखा जाए तो सी लेवल पर अगर हम बात करते हैं और नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1.0125 या 1.013 क्रॉस 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। हम ये एक क्वांटिटी है जो कि न्यूमेरिकल्स में आपको यूज़ बहुत होगी, तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेरिक कितना पास्कल होता है। सो आप इसको 1 भी ले सकते हैं, 1 क्रॉस 10⁵, लेकिन 1.013 आप याद रख सकते हैं। सो एंड अनदर क्वांटिटी यहाँ पर आती है डेंसिटी। डेंसिटी हमने घनत्व या डेंसिटी, इसमें क्या था कि ये क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास भी कोई आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वॉल्यूम भी आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ये जो डेंसिटी है ये भी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी क्या बता रही है, एक मीज़र दे रही है कि आपका मास किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर किसी वॉल्यूम में मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। लाइक ब्लैक होल का मास बोलते हैं इन्फिनिटी, क्योंकि उधर की डेंसिटी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम एयर की बात करें, एयर में कितना मास होगा, बहुत कम मास है। उसका वॉल्यूम तो ब्लैक होल मान लीजिए इतना ब्लैक होल है तो उसका मास बहुत डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। ऐसे ही एयर का मास उस हिसाब से। तो डेंसिटी के बारे में आपको फिजिकल एक फील आया होगा कि डेंसिटी किसे बोलते हैं। घनत्व, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब जनसंख्या जब ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन होगी तो उसको हाईली डेंस, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल एक कम वॉल्यूम में कम एरिया में ही बसे हुए हैं, तो आपको एक इंट्यूटिव फील आया होगा। फिर इसकी एसआई यूनिट क्या होगी आपका, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास की किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी ऑफ गैसेस चेंजेस विद प्रेशर। वहीं हमने देखा था कि जो गैसेस होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं और जो लिक्विड एंड सॉलिड्स, जो हमारा फ्लूइड्स थे, फ्लूइड्स नहीं, आपके जो लिक्विड्स थे, फ्लूइड में तो दोनों आता है, गैसेस और आपका लिक्विड हमने देखा था कि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। उनका जो डेंसिटी है या उनका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा था। सॉलिड का तो बहुत ही कम होगा। तो अब आप देखिए कि जो डेंसिटी है वो गैसेस की प्रेशर के साथ चेंज होती जाती है। जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, अगर आपके पास डेफिनेट वॉल्यूम था, यहाँ पर हमारी गैस रखी थी, अब अगर मैं यहाँ से प्रेशर लगाना शुरू कर दूँ, अगर ये क्लोज एक कंपोजिट होता, इसकी अभी वॉल्यूम कुछ एक V1 था, लेकिन अगर मैं इस पर प्रेशर लगाना शुरू कर दूं तो इसका वॉल्यूम घट जाएगा। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आपने हिलाया, अभी जो उसमें जो गैस का वॉल्यूम है वो कितना है, सिर्फ अभी उसी के अंदर, लेकिन जैसे ही आपने उसका खोला वो बढ़ गया। तो ये क्या हो रहा है, आपकी जो डेंसिटी है वो गैस की चेंज हो गई। अभी वो ज़्यादा हाईली डेंस हो गई थी आपकी बोतल में, वो एकदम से ब्रेकआउट करके बाहर निकली, अपनी फुल्ली वॉल्यूम अपना मिनिमाइज़ करने के लिए वो बाहर निकली। तो हमने ये समझा कि जो गैसेस होती हैं उनका प्रेशर के साथ उनकी डेंसिटी चेंज होती है। और
हम देखें, अगर हमें एक टर्म आएगी रिलेटिव डेंसिटी, अगर हम रिलेटिव हम क्या करते हैं, कंपैरिजन। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन। अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो हमें किसी से कंपेयर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने स्टैंडर्ड ले लिया है वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस का जो हमारा डेंसिटी है वो है 10⁻³ मीन्स 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमें किसी भी चीज़ की, एल्यूमिनियम, स्टील, किसी का भी अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो क्या करना है आपको, स्पेसिमेन मतलब जिसका आप निकालना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय आपका वाटर का एट 4 डिग्री सेल्सियस विच इज़ ऑलरेडी गिवन। व्हाट इज़ एसटीपी एंड व्हाट इज़ एनटीपी? एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ये वर्ल्ड वाइड ये टर्म है, इसको हम साइंटिस्ट आप इसको यूज़ करेंगे कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पर हम अगर बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि एट एसटीपी कंडीशंस। और अगर हम एनटीपी लिखते हैं, एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल मतलब जो हमारा रूम पर वर्ल्ड वाइड मान लिया गया है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, तो और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो जो अगर हम एनटीपी की बात करेंगे तो वो बात कर रहे हैं इस टेम्परेचर और इस प्रेशर की। तो ये न्यूमेरिकल्स में हमारे यूज़ होता है, इसलिए हमें याद होना चाहिए ये, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में सिर्फ यही लिख देगा कि व्हाट इज़ मीन्स देयर इज़ अ एसटीपी कंडीशंस। सो हमें ये पता होना चाहिए कि वो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आगे की बात करेगा। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला, सिंपल क्वेश्चन क्या बोलता है कि अच्छा, एक आदमी है, जो भी ह्यूमन बॉडी है उसमें जो लेग्स हैं, फीमर है उसमें, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया और उसका आपको मास दिया। मास से आप वेट निकाल लेंगे, 10th क्लास में ही हम पढ़ लेते हैं mg, 9th क्लास में। तो हम mg से उसका वेट निकल गया, वेट 400 न्यूटन, g को हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लिया है सिंप्लिसिटी के लिए। फिर अब हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर होता है उसको हम फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, द नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो हमने इस फॉर्मूले में लगाया, देन वी गॉट द आंसर। सो अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ पास्कल्स लॉ, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं जो कि हमारे इस चैप्टर में हैं, अपने 11th लेवल पर हैं, उनमें ओनली पास्कल्स लॉ ही आपको यूज़ होगा। तो इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगली बात क्या बोलता है, प्रेशर इन फ्लूइड एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। पास्कल ने क्या बोला, पास्कल ने स्टडीज़ करी, उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया और पाया कि फ्लूइड मतलब आप समझ गए, फ्लूइड में गैस भी हो सकता है और आपका लिक्विड भी हो सकता है। उन्होंने देखा कि फ्लूइड्स में एक डेप्थ पर, अगर एक हाइट पर चेक किया जाए, उस पॉइंट पर अगर हम देखें तो जो प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन है वो सेम ही है। अगर हमारे पास एक वाटर का, एक बोतल का, मान लीजिए ये बोतल है, इस बोतल में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ पर एक पॉइंट ले लें, उसका अगर हम प्रेशर को देखें तो वो सभी डायरेक्शंस में इक्वल होगा। ये बात पास्कल ने बताई, तो इसको ही पास्कल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। और अब हम इसको ये भी कह सकते हैं, उन्होंने इसको आगे एक्सटेंड ये कह सकते हैं कि इस अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, इस ट्रांसवर्स प्लेन में अगर देखा जाए, सिर्फ एक ही पॉइंट के ट्रांसवर्स प्लेन हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में अगर देखा जाए तो जो प्रेशर है वो आपको सेम ही पाया जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आया होगा। जो ग्रेविटी की वजह से प्रेशर नीचे वाले पानी में ज़्यादा होगा, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। हाइड्रोस्टैटिक्स इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग प्रेशर इन स्टैटिक कंडीशन। आपके ओशियन में 1 किलोमीटर नीचे क्या प्रेशर होगा, हमें सबमरीन, हमें एक पनडुब्बी डिज़ाइन करनी है और वो लगभग 1 किलोमीटर नीचे चलेगी,
तो वहाँ पर कितना प्रेशर होगा और हमें किस तरीके से हमें सबमरीन को डिज़ाइन करना चाहिए कि वो उस प्रेशर को झेल पाए। तो अब इधर सिंपली क्या किया गया है, एक छोटा सा ट्रायंगल लिया गया जो कि सिंप्लिसिटी में आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा करके दिखाया हुआ है, लेकिन ये एक पॉइंट ही समझिए इसको। अगर ये एक डेप्थ पर है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, एक पॉइंट है, उसको अगर मान लीजिए ट्रायंगुलर फॉर्म में लिया फॉर हमको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हमने ये जो एफ बी फोर्स है, हमको एक एफ बी फोर्स दिख रही है यहाँ पर इस सिलेंडर में, ट्रायंगल पर जो हाइपोटेनस है आपका, उस पर एफ बी फोर्स दिख रही है। अगर हम इस एफ बी फोर्स को दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, और जो एंगल समझिए जो एफ बी और एफ ए में जो एंगल है वो थीटा है। तो आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ फिज़िक्स 11th में आपने सीखा होगा कि कैसे इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ बी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ बी साइन थीटा। अगर हम एफ बी कॉस थीटा को हमने देखा तो वो एफ सी के बराबर निकला, और जब हमने, क्योंकि ये ट्रायंगल तो कहीं मूव नहीं कर रहा है क्योंकि स्टैटिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ये स्टैटिक है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो फोर्सेस हैं वो आपस में बराबर होंगी, आपस में उनका जो मैग्नीट्यूड, अगर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो ज़ीरो आना चाहिए, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी ज़ीरो आना चाहिए क्योंकि वो किसी भी प्लेन में मूव नहीं कर रही। जब हमने ये सब देखा कि जो एफ बी कॉस थीटा है वो एफ सी के ही बराबर है, और अगर हमने एरिया के टर्म्स में भी देखा, जो एरिया ऑफ बी प्लेन है वो भी ए सी के बराबर है, उसका जो साइन कंपोनेंट है वो ए सी। अब हमें प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन पता है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो हमने एफ बी तो, लेकिन हमने अभी जियोमेट्री से देखा कि एफ सी डिवाइडेड बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अगर हमने ये देखा तो हमने पाया कि एफ बी डिवाइड बाई एफ बी डिवाइड बाई ए बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू एफ सी डिवाइड बाई ए बी इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू एफ ए डिवाइड बाई ए। सो दीज रेशियोज आर ऑल नथिंग बट द प्रेशर। यही तो प्रेशर है। तो हमने देखा कि अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई पॉइंट होता है तो वहाँ पर प्रेशर हमेशा बराबर ही रहता है। तो यही पास्कल लॉ है। हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया कि पास्कल लॉ वर्क करता है, और एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन या एक ही पॉइंट पर जो, और देखिए सभी डायरेक्शनों से फोर्सेस आ रहा था। एफ बी का अलग डायरेक्शन था, एफ ए का अलग डायरेक्शन था, एफ सी का अलग डायरेक्शन था। तो जब डिफरेंट डायरेक्शन से भी फोर्स आ रही थी तो ये डायरेक्शन का इसमें कोई वही नहीं रहा, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, ये हर डायरेक्शन में बराबर है। तो इसीलिए ही हम कहते हैं कि प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये आपको डेफिनेट डायरेक्शन नहीं बता रहा है। इसका सभी डायरेक्शन है जो कि कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, जो कि वेक्टर में हमें क्या पता होना चाहिए था कि एक मैग्नीट्यूड भी होता था वेक्टर का, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता था। तो ये हमने समझा पास्कल्स लॉ। अब एक कॉन्सेप्ट आता है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। अगर समुद्र में देखा जाए, अब हमें क्या करना है, पनडुब्बी डिज़ाइन करना है या कुछ भी समझना है, डेप्थ के साथ, गहराई के साथ प्रेशर में कैसे चेंज आता है। जैसे कि जो गोताखोर होते हैं जो कि पानी में कूदते हैं और नीचे सर्च करते हैं, डिस्कवरी पर देखते हैं उन्हें, तो उनके प्रेशर में क्या चेंज आते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं वो कैसे डिज़ाइन होते हैं, उनके आई ग्लास जो होते हैं, गॉगल्स, वो कैसे डिज़ाइन होते हैं। तो हम इस चीज़ में ये समझेंगे कि प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ कैसे बदलता है किसी फ्लूइड में। तो यहाँ पर देखिए हमने एक बड़ा सिलेंडर है जैसे कि ओशन मान लीजिए, और उसमें हमने एक इमेजिनरी एक सिलेंडर लिया हुआ है, और उस सिलेंडर का हमने इमेजिन किया कि जो टॉप सरफेस है वो 1 कहा, उसका एरिया A कहा, जो लोअर है उसको हमने 2 कहा, उसका एरिया A ही है, सेम है। और उस इमेजिनरी सिलेंडर में जो वाटर या जो भी फ्लूइड है उसका जो मास होगा वो कुछ मास होगा mg, उसको ले लिया, और उसका हाइट को देखा, 1 और 2 के बीच में हाइट देखा, उसकी वैल्यू है h। तो अब
हमने जो अभी तक प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी है उसके हिसाब से इसको हम फोर्स कर सकते हैं। फोर्स एट टॉप एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ये प्रेशर ना होके फोर्स हो सकता है, फोर्स है। फोर्स एट टॉप एक्टिंग डाउनवर्ड्स, फोर्स क्या होगा? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, क्योंकि हमने प्रेशर के फॉर्मूले से देखा था कि प्रेशर इज़ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो हमें फोर्स एट टॉप, फोर्स एट बॉटम के लिए हम ये दोनों निकाल लेंगे। लेकिन हमने देखा कि ये जो वाटर है ये मूव नहीं कर रहा है, हम हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं अभी। तो हमने देखा कि जो ये दोनों फोर्सेस हैं ये आपस में इस सिलेंडर को बैलेंस करके बैठी हैं। इसका मतलब इसका जो वेट है ये इन दोनों फोर्सेस के द्वारा बैलेंस किया गया होगा, और जो वो वेट है वो mg है, हमने देखा। तो जो अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो जो मास है इस सिलेंडर के अंदर फ्लूइड का, उसको हम डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कह सकते हैं। डेंसिटी हमने देखा, उसकी जो डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ही तो मास होता है। मास डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, सो मास इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है इस सिलेंडर का? हमने मेंसुरेशन में पढ़ा हुआ है कि हाइट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, अगर हम इस सिलेंडर का कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमने देखा कि एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, और जो प्रेशर का डिफरेंस था P2 जो कि लोअर पोर्शन में है, जो कि ज़्यादा होगा जहाँ पर प्रेशर, उसमें से अगर हम P1 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा ρgh, जो कि हमने अभी लास्ट चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में भी देखा था कि कॉलम का कैसे हम प्रेशर निकालते हैं। P = ρgh हमने यूज़ कर लिया था, लेकिन यहाँ से वो हमें समझ में आया डेराइव कैसे हुआ। ये क्वेश्चन मेरे से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के असिस्टेंट इंजीनियर मींस साइंटिफिक ऑफिसर के लिए पूछा गया था कि ये ρgh कैसे आता है, क्या है, प्रेशर कैसे निकालेंगे एट सर्टेन डेप्थ। सो वहाँ भी बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11th क्लास फिज़िक्स इज़ वेरी वेरी नाइस, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सब फ्लूइड्स और ये सब पढ़ा जाता है। इफ़ वी वांट टू हैव प्रेशर वैल्यू एट P2, अब वो क्या कहता है कि हमें ना डिफरेंस नहीं चाहिए, P2 माइनस P1 का हमें वेरिएशन अलॉन्ग डेप्थ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें आप ये बताओ एब्सोल्यूट प्रेशर एट P2 क्या होगा। आपने देखा लोअर एंड का जो पॉइंट है उसको हमने P2 बोला हुआ है, तो हमें पता करना है कि P2 पर क्या हमारा प्रेशर कितना है। इफ़ वी वांट टू हैव प्रेशर एट P2, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें यहाँ पर अगर हम H जो इस एक्सप्रेशन में हमें जो H है, जो सरफेस 1 है, उसको हम बिल्कुल सरफेस लेवल पर मान रहे हैं। ये सरफेस लेवल ही है, मतलब आपका जो ओशियन का है वहाँ पर ही ओशियन का सरफेस है, यही सरफेस 1 है, और यहाँ से जो पॉइंट टू के बीच में डिफरेंस है ये H है। अगर हम इस तरह समझें, ये सरफेस 1 है जो कि ओशन का भी सरफेस है, और यहाँ पे पॉइंट 2 है बॉटम पर। अगर हम बॉटम 2 पर प्रेशर निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो जो ये H है इसकी वजह से जो प्रेशर आया ρgh, और जो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, इसके ऊपर जो एयर का कॉलम है, इसके ऊपर जो इतना 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर तक का जो हमारा वायुमंडल है, आपका एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसका भी प्रेशर है। तो उस प्रेशर को अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर एट P2 मिलेगा। सो हम इसको आगे भी बहुत बार यूज़ करेंगे तो हमें और क्लैरिटी आएगी। व्हाट इज़ गेज प्रेशर? गेज प्रेशर क्या होता है? गेज क्या होता है? नापने की जो भी डिवाइस होती है उसको गेज बोलते हैं। बहुत सारे गेजेस होते हैं, प्रेशर गेज और फोर्स गेज, बहुत सारे गेजेस का मतलब होता है आपका कोई भी डिवाइस। गेज प्रेशर किसे बोलते हैं? जो भी हम प्रेशर बैरोमीटर से किसी डिवाइस से नापें उसको हम कह सकते हैं कि वो गेज प्रेशर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो भी आपका डिवाइस होगा वो ऑलरेडी 1 एटमॉस्फेरिक पर है, क्योंकि वो भी
एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, उस पर पहले ही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। तो अब जो वो प्रेशर नापेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही नापेगा, उसको रिलेटिव मान के नापेगा। तो यहाँ पर गेज प्रेशर को क्या बता रखा है कि वो एक्सिस प्रेशर नापता है कि वो एटमॉस्फेयर से कहाँ गया हुआ है, ऊपर नीचे। अभी हम यहाँ पे ऊपर की बात कर रहे हैं कि अगर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है तो देखिए आप P2 माइनस पी एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू रो जी एच, तो हमें गेज प्रेशर मिल जाएगा। गेज प्रेशर क्या है, मान लीजिए कहीं का आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जो कि आपका एलपीजी सिलेंडर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब आपको उसका गेज प्रेशर बताना है। आपने उसके सिलेंडर के उस पर टॉप पर कोई गेज लगाया और चेक किया कि इसमें कितना प्रेशर है। उसने रीडिंग जो आपको देगा उसको हम गेज प्रेशर बोलेंगे, और वो अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि गेज ऑलरेडी ही एक एटमॉस्फेरिक पे रखा ही हुआ था, तो वो उसमें हमेशा ऐड करके आपको बताएगा, वो एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं बताएगा। जो हमने एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे पढ़ा P2 इक्वल्स टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, ये था एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन जो अभी हमने देखा है एक्सेस प्रेशर, दिस इज गेज प्रेशर रो जी एच। अब यहाँ पे आता है व्हाट इज़ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, जो कि लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको ये 3 डिफरेंट शेप दिख रही हैं जो कि बहुत अजीब बहुत ही एरिया उनका डिफरेंट है, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी भी डिफरेंट कर रहा है। अभी इसमें मैंने फ्लूइड आपको दिखाया नहीं है, ये आपको खुद से सोचना है क्योंकि आपने प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। यहाँ से अगर मैं इनलेट से इसमें एक प्रेशर P पर कोई फ्लूइड गुजारूं तो वो इन तीनों वेसल्स में अप राइज करेगा। तो आप खुद सोचिए कि वो कितना राइज करना चाहिए, वो कितना राइज करेगा। वो क्या इन तीनों में बराबर राइज करेगा, या पहले में मॉडरेट करेगा, दूसरे में थोड़ा कम करेगा, तीसरे में कुछ ज़्यादा करेगा। ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो पैराडॉक्स का मतलब ऐसा लगता है कि पहले में थोड़ा मॉडरेट होगा, दूसरे में थोड़ा कम होगा, तीसरे में ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया को देख के ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी हमने पास्कल्स लॉ में क्या पढ़ा था कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा प्रेशर एक जैसा ही होता है, और प्रेशर जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रहा है, जो कि आप आगे के चैप्टर में, जो कि आपका शायद 3rd लास्ट चैप्टर है इस बुक का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें आप पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शंस में बराबर है। और अगर आप देखें तो जो हमने ये रो जी एच का एक्सप्रेशन निकाला था उसमें ये कैपिटल ए एरिया का कहीं कोई फाइनल एक्सप्रेशन में वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वो जो प्रेशर है, जो हमने प्रेशर कैलकुलेट किया, वो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हमने ये देखा कि जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शंस में बराबर होता है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा बराबर रहेगा। तो इसका आंसर ये है कि तीनों में ही बराबर हमारा वाटर या जो भी फ्लूइड हमने लगाया है उनका लेवल एकदम बराबर होगा। यही ऐसा लगता है कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा। सो इसी को ही हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। हाइड्रोस्टैटिक मतलब फ्लूइड एट रेस्ट, और पैराडॉक्स मतलब कि जो लगता नहीं है लेकिन ऐसा होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द लेक। अभी आपको क्या करना है, वो पूछना चाह रहा है कि उसके ऊपर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है। अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर एट P निकालना है जो स्विमर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमने देखा था, एक्सप्रेशन भी हमने डिराइव कर लिया था, लेकिन आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि जो कॉलम ऑफ वाटर है अबव द स्विमर, उसका हमें लेना पड़ेगा प्रेशर। उसकी वजह से जो वाटर की ग्रेविटी, वाटर का कुछ वेट होगा ग्रेविटी की वजह से, वो उसके ऊपर लगेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा उस स्विमर के ऊपर। और एक हमें जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा होगा। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम ऐड कर रहे हैं
तो इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि गेज प्रेशर। तो ये क्वेश्चन में आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। बात आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है। गेज प्रेशर क्या होता है, जो गेजेस नापते हैं, जो कि खुद ही 1 एटमॉस्फेरिक पे पहले ही रखे हुए हैं। तो वो अगर नापेंगे तो वो उसके ऊपर का प्रेशर नापेंगे। अगर ये जीरो है और जो एटमॉस्फेरिक है प्रेशर है वो यहाँ पर है, इस लेवल पर है, तो जो बैरोमीटर है, जो कि आपकी डिवाइस है, गेज है, वो भी इधर ही लगाएगा। तो अब आपको अगर ये चीज़ आपका प्रेशर नापेगा तो वो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेगा। जो ये गैप है वो यहाँ पर होगा, वो डायरेक्ट आपको सिर्फ यही गैप बताएगा, वो यही गैप बता रहा है आपको। तो ये जो प्रेशर है यही तो गेज प्रेशर है, जो गेज ने नापा। जो ये प्रेशर आया वो गेज प्रेशर है। अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए तो आप इस एटमॉस्फेरिक को ऐड कर दोगे, इस गैप को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। तो यहाँ पर टॉर्चली ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। उसने एक डिवाइस फाउंड करी कि हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करें, कैसे कर सकते हैं। उसने क्या किया कि एक जो ये बहुत पतली एक ये ली ग्लास की जो इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या किया, इस बीकर में क्या किया, उसने मरकरी को भरा, और ये जो नीचे है, ये जो टब जैसा है, इसमें भी मरकरी है। उसने जल्दी से उसको क्या कर दिया, उसको डिप कर दिया, और उसने क्या देखा कि जो इसका एरिया इतना छोटा रखा, इसका जो हमारा बीकर था, इसका इतना छोटा एरिया था कि इसका जो इस पर जो प्रेशर लगेगा वो नेग्लिजिबल है। इसके जो एरिया अगर इसका बहुत ही कम है तो इस पर जो प्रेशर है वो भी नेग्लिजिबल माना गया। जो इसका वेपर प्रेशर की वजह से जो मरकरी के वेपर्स होंगे उसकी प्रेशर की वजह से नेग्लिजिबल माना गया उस प्रेशर को। उसने क्या देखा कि जो इसका सराउंडिंग, टब में सराउंडिंग है, वहाँ पर तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लगा रहा होगा। तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इस क्यूब में एक लेवल पर मरकरी चढ़ा ही रहेगा, क्योंकि सराउंडिंग से जो कि आपको सी पॉइंट दिख रहा है, जो सी पॉइंट है वहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगा रहा है। तो अभी हमने क्या देखा था पास्कल लॉ में कि अगर एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं तो वहाँ पर प्रेशर बराबर होता है, तो पॉइंट बी पर भी क्या होगा, प्रेशर वही रहेगा जो कि सी पर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर आप इसके ऊपर चलते जाएंगे तो आपका प्रेशर जो है एक्चुअली वो कम होता जा रहा है, और वो जो ए पॉइंट पर है उस पर प्रेशर नेग्लिजिबल है, जिसको जीरो भी बोल सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जो ये कॉलम है जिसमें ये मरकरी चढ़ी हुई है, ये 76 सेंटीमीटर नापा गया, 760 बोला गया, नापा गया। उसी को उन्होंने कहा कि दिस इज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम इसको अपने बेसिक डेफिनेशन ρgh से देखेंगे तो रो में आप क्या रखेंगे, आप रखेंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 क्रॉस 10⁻³ मतलब रिलेटिव डेंसिटी मरकरी का क्या होता है 13.6। रिलेटिव डेंसिटी हमने क्या पढ़ा था कि आप डेंसिटी ऑफ स्पेसिमेन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो अभी हमने क्या देखा, 1 एटमॉस्फेयर पर 760 mm होगा और 76। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट ये 1 एटमॉस्फेरिक को हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ सकता है, इससे हमें वापस कन्वर्ट करना सकता है, तो हम कैसे भी कन्वर्ट करेंगे। और 1 टोर जो टॉर्चली ने इस डिवाइस को फाउंड किया, मरकरी के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किया, उनको रिगार्ड्स में जो इसकी यूनिट है 1 mm ऑफ Hg को 1 टोर बोला गया, जो कि 133 पास्कल होता है। और जब छोटे छोटे प्रेशर्स की बात आती है, जहाँ पर कम प्रेशर को हमें नापना है, तो वहाँ पर टॉर यूनिट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
यहाँ पर एक नोट है कि 10⁵ पास्कल को हम 1 बार बोलते हैं। 1 बार जो होगा उसको 10⁵ होता है। 1 बार इज़ वेरी वेरी कॉमन मोस्टली यूज टर्म, बिकॉज हमारा जो ऑर्डर ऑफ प्रेशर होता है हमारे न्यूमेरिकल से इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में, वो बार्स में चलता है। तो इसको हमें याद रखना है। 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है वो हमें याद रखना है, 1.013 क्रॉस 10⁵ पास्कल। और 10⁵ पास्कल क्या होता है? 1 बार। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? 1.013 बार। अब यहाँ पर आया, हमने टॉर्रिचली एक्सपेरिमेंट देख लिया। ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है? ओपन ट्यूब मैनोमीटर कुछ भी नहीं है। हमें जो पी पॉइंट यहाँ पर दिखाया हुआ है इस डायग्राम में, जो पी है वो मान लीजिए कोई ऐसा प्लेस है जहाँ का हमें पाइपलाइन है, जहाँ पर हमें जो भी हमारा सिस्टम है उस पर हमें प्रेशर को पता करना है। तो उसी लेवल पर, उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए। उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको एक पॉइंट बी भी दिख रहा है, और आपको एक बीकर दिख रहा है, मैनोमीटर दिख रहा है, जिसमें कि फ्लूइड ऊपर चढ़ा हुआ है। अब अगर वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो उसके जो खुला एरिया है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, अपना फोर्स लगा रहा होगा उस डेफिनेट एरिया पर, वहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अब हम क्या करेंगे, जो अभी हम क्या देखा, पी ए इक्वल्स टू पी वी बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ हमने देखा। पी ए क्या है? पी ए इज़ एटमॉस्फेरिक, क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है उस पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो लग ही रहा है, प्लस में रो जी एच। रो जी एच का मतलब जो ये कॉलम है बी के ऊपर, क्योंकि ए का जो था उसमें ये जो हमारा जो ये शेप है वो ऐड क्यों होगी? क्योंकि जो ए पर प्रेशर है वही बी पर प्रेशर है, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वही हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो एच कॉलम है उसका ही तो सारा उसकी वजह से ही तो प्रेशर हमारा एक्स्ट्रा है इस पी लोकेशन पर। तो हम देखेंगे कि हमने नापा जो एक्सेस प्रेशर है पी ए माइनस पी एटमॉस्फेरिक, अगर हम निकालेंगे तो वो रो जी एच के बराबर आ रहा है। और जो ये एक्सेस प्रेशर, ये जो टर्म हमने डिफरेंस वाली टर्म है ब्रैकेट में, इसी को तो गेज प्रेशर बोलते हैं। अबव एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है उसको गेज प्रेशर बोलते हैं। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? अगर ये टर्म नेगेटिव आएगी, मतलब कि आपका एटमॉस्फेयर से भी नीचे अगर प्रेशर है तो उसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन आया इधर, अज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड। अगर ऊंचाई के साथ हमारी डेंसिटी एयर की चेंज नहीं हो रही है तो हमें बताओ कि वायुमंडल जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो कहाँ तक है, कहाँ तक उसकी ऊंचाई है। तो अब हमें पता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1.013 क्रॉस 10⁵ पास्कल। वो किसके बराबर होता है? रो जी एच के। अब रो आपको दिया हुआ है, जी आपको पता है, अब आपको एच निकालना है। तो आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपको एटमॉस्फेरिक बस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता हुआ है, बराबर आपको रो जी एच लिखना है। जब आप रो जी एच रख देंगे तो उसमें एच आप निकाल लेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपको पता है। ऐसे ही न्यूमेरिकल हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल आया है, एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन अ ओशियन, 1000 मीटर इज़ 1 किलोमीटर। यहाँ पर क्या है, एक पनडुब्बी, एक सबमरीन आपको डिज़ाइन किया हुआ है, उसके बारे में आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो कहता है कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट प्रेशर एट दैट लोकेशन। अब आपको एब्सोल्यूट प्रेशर किसे बोलते हैं? आपको रो जी एच तो निकालना ही है, लेकिन उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड कर देना है, क्योंकि आपको एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा हुआ है। अगर आपको गेज प्रेशर पूछा होता तो ऑनली आप कॉलम जो भी डेप्थ की वजह से आपका आया है वही लेंगे आप। हमने देखा कि एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए अब हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। कैसे निकलेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। व्हाट इज़ गेज प्रेशर? गेज प्रेशर कैसे निकलेगा? उसमें से अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा देंगे तो वही गेज प्रेशर होता है, जो कि रो जी एच के बराबर आएगा। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 क्रॉस 20 सेंटीमीटर
of a submarine at this depth, the interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure. सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर है हमारा, सी लेवल जो है उस पर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब हमें 1000 जो है हमारा मीटर उसके नीचे की बात कर रहे हैं। आपको क्या करना है कि आपको निकालना है, फोर्स निकालनी है, फोर्स एक्टिंग एट द विंडो। ये यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर आपका क्या है, आपका यहाँ पे ह्यूमंस है, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जो ह्यूमंस है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही धरती पर रहते हैं, सबमरीन में भी 1 एटमॉस्फेरिक मेंटेन करना पड़ेगा हमको। तो अब क्या है, हमें फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे निकलेगा, इन दोनों, यहाँ से भी एक फोर्स लगेगी। फोर्स कैसे लगेगी, प्रेशर एट 1000 मीटर ब्लो, जो कि हमने ρgh कैलकुलेट किया है, और यहाँ पर क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द विंडोज़ एरिया। फोर्स क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, विंडो मल्टीप्लाइड बाय विंडोज़ एरिया मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर। यहाँ पर क्या करेंगे, एट ρgh मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया, एरिया इज सेम। सो जो इनका डिफरेंस है वही तो फोर्स लग रहा है, वही तो मैग्नीट्यूड हमें फोर्स का निकालना है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, फ्रॉम दिस साइड माइनस दिस साइड, तो हमें रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। तो यहाँ से ज़्यादा फोर्स लग रही होगी, वाटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहा होगा 1000 मीटर पर, तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। अब आता है हाइड्रोलिक मशीन्स। हमने पास्कल्स लॉ अगर पढ़ लिया है, अगर हमने प्रेशर को इंट्यूटिवली समझ लिया है, तो हाइड्रोलिक मशीन्स कुछ भी नहीं होता। हाइड्रोलिक मशीन्स जो है पास्कल्स लॉ का ही यूज़ करके ये सब बेसिक मशीन्स काम कर रही हैं, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो इसमें एक बेसिक है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक ब्रेक भी आपका किस पर वर्क करेगा, पास्कल लॉ पर। हाइड्रोलिक लिफ्ट भी आपका पास्कल लॉ पर डिपेंड। यहाँ पर आपको एक सेटअप दिख रहा है, सिमेटिक डायग्राम। इसमें क्या हो रहा है कि एक जगह है F1A1, यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा पिस्टन है आपके पास, जहाँ पर आप खुद से फोर्स लगा रहे हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपने कभी देखा होगा कि एक छोटा सा आदमी, कमज़ोर आदमी भी, अगर आप कभी कार रिपेयरिंग पर गए हुए हैं, तो कार को एक मशीन लाता है, जैक, हाइड्रोलिक जैक, और उसको ऐसे हिलाता है 10 बार, और कार कितनी भारी से भारी कार है वो तुरंत उड़ जाती है। वो आदमी विदाउट उस मशीन के उसको हिलाने के कैपेबल नहीं था, लेकिन वो एक छोटी सी मशीन से ऐसे करके थोड़ा सा हिला के उससे आपकी इतनी भारी उसको उठा सकता है। उधर ही हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। वहीं पे हाइड्रोलिक मशीन ही तो हुई, वो हाइड्रोलिक्स का यूज़ करके आपने एक मशीन क्रिएट कर दी, तो आप किसी भी वेट को उठा सकते हैं बहुत कम फोर्स के साथ। अब देखिए यहाँ पे F1A1 जो है ये आपका एरिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या है, A2F2। आपने प्रेशर की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। आपने प्रेशर, आपको पता है अगर वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हैं पास्कल लॉ से, तो वहाँ पर प्रेशर इक्वल रहा होगा। अब अगर प्रेशर दोनों में इक्वल है तो F1 डिवाइड बाई A1 इक्वल्स टू F2 डिवाइड बाई A2 होगा। तो हम फोर्स 2 को देख सकते हैं कि वो F1 मल्टीप्लाइड बाई A2 डिवाइड बाई A1 है। A2 को हम कितना भी ज़्यादा रख सकते हैं, A2 हम बहुत बड़ा रख सकते हैं, A1 को हम छोटा रख सकते हैं। तो इस फैक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। ये आपको समझ में आ रहा है, A2 डिवाइड बाई A1 एक से बड़ा ही हुआ होगा, एक से ज़्यादा ही कोई क्वांटिटी आई होगी, न्यूमेरिक वैल्यू। आपको क्या मिल रहा है, कम फोर्स लगाने पर ज़्यादा फोर्स मिल रही है। इस फैक्टर को A2 डिवाइड बाई A1 को मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दैट डिवाइस बोलते हैं। और आपने क्या देखा, हाइड्रोलिक लिफ्ट में पास्कल लॉ के चलते फ्लूइड जो होता है आपका, वो हर डायरेक्शन में समान प्रेशर लगाता है। प्रेशर तो देखो, ये फोर्स वहाँ से वहाँ ट्रांसमिट कैसे हुई, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर होता है वो बराबर होता है। जो लोकेशन 1 है
जो लोकेशन 1 है वहाँ पर फोर्स डिफरेंट है, एरिया डिफरेंट है, लेकिन उसके द्वारा एक प्रेशर क्रिएट किया गया। लेकिन हमने फ्लूइड में देखा अगर वो लगभग हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो वो प्रेशर उस 2 लोकेशन पर भी सेम ही रहा होगा, क्योंकि एक लेवल पर तो प्रेशर बराबर रहता है। अब अगर दूसरी लोकेशन पर भी प्रेशर बराबर था तो हम क्या देखेंगे, अगर हम एरिया को बढ़ा दें तो हमें प्रेशर फोर्स भी बढ़ी हुई मिलेगी। तो यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम हाइड्रोलिक लिफ्ट डिज़ाइन करते हैं और हम कितना भारी से भी भारी कम फोर्स में उठा सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज ले सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिससे कि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। सॉल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ट्राई करना है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। सबका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा लेकिन आपको ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल, अगर आपने इस लेक्चर को समझा है तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है। 2 syringes of different cross section without needle filled with water are connected with a tightly fixed tube filled with water. Diameter of small piston and the larger pistons are 1 centimeter and 3. ये pistons हैं दो 1 centimeter and 3 centimeter. Find the force exerted on the larger piston when a force of 10 Newton is applied to the smaller piston. जो ये छोटी वाली है, अगर इसके कोने पर, इसके इस बैक ऑफ द हैंड पर ये एक पिस्टन है, सिलेंड्रिकल पिस्टन है जो सिरिंज आती है आपकी, अगर यहाँ पर 10 न्यूटन लगाऊं तो वो बोलता है कि मुझे आप इस पर क्या फोर्स लग रही होगी वो बताइए। अब मैंने आपको बताया ये एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है जो कि हमने अभी मशीन में पढ़ा हाइड्रोलिक लिफ्ट में। तो जो यहाँ पर प्रेशर होगा वही यहाँ पर प्रेशर होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो प्रेशर निकालेंगे F1 मल्टीप्लाइड बाय A1, अगर हम छोटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, प्रेशर। वो प्रेशर यहाँ भी बराबर है। अब यहाँ पे अगर प्रेशर बराबर है तो फोर्स कैसे निकलेगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया यहाँ पर बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि आपको बड़े पर निकालना है, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी जो कि ज़्यादा आ रही होगी, बहुत ज़्यादा। कितनी, 9 गुना ज़्यादा आ रही होगी, 90 न्यूटन आ रहा होगा, क्योंकि एरिया का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10। तो आपने देखा कि 9 गुना बढ़ गया सिर्फ 3 गुना एरिया बढ़ाने से। अब नेक्स्ट बी पार्ट में क्या बोलता है, इफ़ द स्मॉलर पिस्टन इज पोज्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट। अगर बोलता है कि ये छोटी वाली 6 सेंटीमीटर मूव कराई हमने तो ये कितना मूव किया होगा। तो आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम जो फ्लूइड का है वो तो बराबर ही रहेगा, पानी और कहीं से तो आ नहीं जाएगा, आपने बस मूव ही तो करा रहे हैं, कहीं से आ जा तो कुछ नहीं रहा। तो जब वॉल्यूम कंजर्व्ड है, वॉल्यूम क्या है, मैंसुरेशन से एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ। अगर इसको हमने 6 सेंटीमीटर मूव कराया है इस एरिया को, तो इसका एक वॉल्यूम रहा होगा, इसके भी मूवमेंट के वॉल्यूम के बराबर होगा, वो वॉल्यूम कंजर्व है। तो आप खुद देखिए, वॉल्यूम इसका निकालिए 6 सेंटीमीटर मूविंग के लिए, फिर इसका वॉल्यूम से आप बराबर कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये कितना मूव किया, बड़ा वाला। ब्रेक प्रॉब्लम है, उससे नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है। ब्रेक प्रॉब्लम में क्या करना है, आपसे पूछा हुआ है कि मैं कितना ब्रेक लगाऊं, कितनी फोर्स लगाऊं, अगर मैंने उस ब्रेक पर पाँव रखा तो वहाँ पर मुझे क्या प्रेशर मिला होगा। तो आप सेम जो हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक फार्मूला, आपको फार्मूला पता ही, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रेशर की डेफिनेशन से ही सब कुछ हो जाएगा। प्रेशर की डेफिनेशन से आप ये राइट हैंड साइड वाला फार्मूला ये डिराइव करने का कुछ है ही नहीं, मतलब आपने एक टर्म को उधर ले गए। अगर आपको ये फार्मूला याद है, समझ में आता है, तो ब्रेक प्रॉब्लम में वो जो पूछ रहा है वो आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, गिवन डाटा लिखिए, चीज़ों को देखिए कि वो क्या पूछना चाहता है, साफ से डायग्राम बनाइए। डायग्राम से आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या चल रहा है ना। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एंड उसके बाद हम इस हाइड्रोस्टैटिक्स आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा।
ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसमें अभी हाइड्रोडायनामिक्स मतलब मूव, जब वाटर फ्लूइड मूव करेगा, गैसेस मूव करेंगी तब क्या होगा। अभी तक वाटर क्या था, स्थिर था, स्टेडी था, लेकिन अभी आगे क्या होगा, वाटर मूव करेगा। तो आर्किमिडीज ने क्या किया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर आपने देखा होगा आप जब नहाने जाते हैं तो क्या होता है, आप टब ऐसे पानी भरा रहता है, उसमें अपना हाथ डालते हैं तो आपका हाथ अपना हल्का लगता है, ऐसा लगता है कि वेटलेसनेस, इसका वेट घट गया। या आपने एक भारी चीज़ अपने ईंट उठाई होती है, लेकिन उसको पानी में डाल देते हैं तो आपको क्या लगता है, ओह इसका वेट तो कम हो गया, ऐसा क्या हो रहा है। तो फोर्स ऑफ बायोंसी एक चीज़ होती है, उत्प्लावन बल जिसे बोलते हैं। तो जो लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इन द फ्लूइड, अगर आप जो लॉस आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो उस वेट के बराबर है जो कि फ्लूइड का आपने डिस्प्लेस किया। द वेट ऑफ द बॉडी लॉस मतलब कि जो आपको कम नज़र आया, वो जो आपने फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उस बॉडी के डालने से, जो हाथ डालने से आपका वाटर डिस्प्लेस हुआ, उस डिस्प्लेस वाटर का भी कुछ वेट रहा होगा, उस वेट के बराबर ही आपको भारहीनता, वेटलेसनेस नज़र आती है, फील होती है। तो अगर हम देखें LHS और RHS को, वेट क्या होता है, आपको ये याद रखना है कि जो वेट लॉस आपको फील हो रहा है वो वेट ऑफ फ्लूइड जो आपने डिस्प्लेस किया है उसके बराबर है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यही है। तो आपने देखा दोनों के वेट बराबर होंगे। मान लीजिए स्टील, एस का मतलब स्टील, मान लीजिए आपने स्टील का कुछ डाला है और आपको देखना है कि उसमें जो वेट लॉस हुआ है वो कितना है। तो जो वेट लॉस है वो उसके डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होगा। तो mg, मास ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाई g इक्वल्स टू मास ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाई g। मास क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, डेंसिटी दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होता है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन के साथ एंड करते हैं हाइड्रोस्टैटिक का। और रीकैप में अगर हम देखें हमने क्या क्या देखा है, हमने इंट्रोडक्शन देखा, व्हाट इज़ फ्लूइड देखा, कंप्रेसिबल देखा, गैस कंप्रेसिबल होती हैं, हमने प्रेशर को समझा। प्रेशर अगर आपको समझ में आया इंट्यूटिवली तो न्यूमेरिकल का जब आप डायग्राम बनाएंगे आपको सब चीज़ नज़र आएगी। फिर हमने देखा पास्कल्स लॉ, बहुत फाउंडेशनल चीज़। फिर हमने देखा कि डेप्थ के साथ कैसे आपका प्रेशर चेंज होता है। फिर हमने अब समझा कि एब्सोल्यूट प्रेशर किसे बोलते हैं, गेज प्रेशर किसे बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सभी न्यूमेरिकल्स में कोई न्यूमेरिकल पूछेगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, कोई पूछेगा कि गेज प्रेशर क्या निकालना है। फिर हमने देखा हाइड्रोलिक मशीन्स का कॉन्सेप्ट देखा जो कि बहुत सिंपल था, कम फोर्स के साथ हम ज़्यादा फोर्स निकाल सकते थे। फिर हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझा। ओके, थैंक यू।